नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, ये जो करंट अफेयर की मैगजीन है, इसको मैं आपके समक्ष इसका जो फरवरी 2025 का अंक है वो मैं आपके समक्ष लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। इसमें जो दिसंबर 2024 जो माह है उसका जो समसामयिक करंट अफेयर है उसको छोटे छोटे सेक्शंस में प्रस्तुत किया गया है। उन्हीं सेक्शंस को मैं आपके समक्ष उनका जो है एक विश्लेषणात्मक वीडियो आपके समक्ष लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं कई बार। उसी क्रम में आज हम विरासत एवं संस्कृति इस नाम से जो इसमें सेक्शन दिया हुआ है उसको आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर जो करंट अफेयर्स का काफी जो परीक्षा उपयोगी कंटेंट है वो डेली बेसिस पर अपलोड किया जाता है। इसके अतिरिक्त इंडियन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी के वीडियो भी समय समय पर अपलोड किए जाते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। विरासत एवं संस्कृति। तो विरासत और संस्कृति का जो हिस्सा है, इसमें जो सबसे पहला जो पॉइंट है, जो सबसे पहला जो इशू है, वो पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती के ऊपर जो है ये पूरा जो है उनका जीवन का कार्यकाल बताया गया है। 25 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाने माने विद्वान, शिक्षा सुधारक, राजनीतिक पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती पर उनको स्मरण किया। ये जो पंडित मदन मोहन मालवीय थे, ये एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, एक राजनीतिज्ञ थे और एक शिक्षाविद थे तथा बहुत बड़े समाज सुधारक माने जाते थे। इनका समाज के प्रति योगदान क्या था? इन्होंने हिंदू महासभा की स्थापना में मदद किया, जो विविध स्थानीय हिंदू राष्ट्रवादी आंदोलनों को एक साथ लाया। जो इतिहासकार वीसी साहू हैं, उनके अनुसार हिंदू राष्ट्रवाद के समर्थक मदन मोहन मालवीय जो है देश से जातिगत बेड़ियों को तोड़ना चाहते थे और वो चाहते थे कि अगड़े पिछड़े दलित जितने भी हिंदू समाज के घटक हैं वो सब एक साथ आ जाएं और एक संगठित मजबूत हिंदू राष्ट्र का निर्माण करें। उन्होंने दलितों के मंदिर में प्रवेश निषेध की बुराई के खिलाफ देश भर में आंदोलन चलाया। वो चाहते थे कि दलितों को भी मंदिरों में उसी प्रकार प्रवेश मिले जैसे कि सवर्ण जातियों को मिलता है। उन्होंने जो गिरमिटिया मजदूरी प्रथा किया था, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर का था, उसमें जो है उसको समाप्त करने में जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1905 में गंगा पर जब बांध बनाया जा रहा था तो उसके विरोध में उन्होंने गंगा महासभा की भी स्थापना की थी। वो चाहते थे कि गंगा नदी पूरी तरह से बांधों से मुक्त रहे और स्वतंत्र होकर के वो अपने मार्ग में अविरल बहती रहे। राष्ट्रीय आंदोलन में भी उनका बहुत बड़ा योगदान था। वो न केवल एक समाज सुधारक थे बल्कि एक राजनेता भी थे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में 1886 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में सबसे पहले उन्होंने भाग लिया और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन पकड़े रखा बहुत लंबे समय तक। वो 4 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। एक बार 1909 लाहौर में, 1918 में दिल्ली में, 1930 में पुनः दिल्ली में, 1932 में कलकत्ता में। होता क्या था कि जब कांग्रेस के अधिवेशन होते थे तो कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कोई ऐसा व्यक्ति करता था कि जिस राज्य में अधिवेशन हो रहा है वो वहां का स्थानीय न हो। इस कारण जो मालवीय जी थे उन्होंने लाहौर में, दिल्ली में, कलकत्ता में जो 4 अधिवेशन टोटल हुए 1909 में, 1918, 1930, 1932 में, उन सभी में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन थी उनकी अध्यक्षता की। वो जो थे कांग्रेस में नरम पंथियों और चरम पंथियों के बीच में एक सेतु के रूप में कार्य करते थे और दोनों लोगों को एक मुद्दे पर एक मत करने में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन, जिसका नेतृत्व उस समय महात्मा गांधी ने किया था, उसमें उनका जो है बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। ये जो हम एक नारा देखते हैं सत्यमेव जयते, वास्तव में तो ये मुंडकोपनिषद में मूलतः जो है वहां से लिया गया है, लेकिन इस नारे को लोकप्रिय बनाने का श्रेय अगर किसी को है तो वो पंडित मदन मोहन मालवीय जी को है। उन्होंने 1907 में अभ्युदय नाम की एक हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र शुरू किया और 1915 में इसको दैनिक समाचार पत्र में तब्दील कर दिया गया था। ये अपने जमाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अखबार था और इन्होंने जो अभ्युदय अखबार था उसने अंग्रेजों की जो है नींद उड़ा रखी थी। अपने क्रांतिकारी लेखों से मदन मोहन मालवीय अंग्रेजों की जो है आंखों की खिड़की बने हुए थे।
अगला जो हम पॉइंट देखते हैं वो कला एवं संस्कृति का है। तो ये है कार्तिकेय दीपम उत्सव। ये जो कार्तिकेय दीपम उत्सव है ये 13 दिसंबर 2024 को मनाया गया। ये तमिलनाडु के तिरुवन्नमलाई अरुणाचलेश्वरम स्वामी मंदिर में जो है सबसे प्रसिद्ध जो है दीपम उत्सव मनाया जाता है। ये कार्तिकाई ब्रह्मोत्सव के नाम से भी लोकप्रिय है। ये कार्तिकाई दीपम का दिन तमिल कैलेंडर के आधार पर तय किया जाता है, अर्थात ये अंग्रेजी कैलेंडर के आधार पर ये दिन निर्धारित नहीं होता है। जो तमिल कैलेंडर है उसके अनुसार ये निर्धारित होता है कि किस दिन मनाया जाएगा। ये जो कार्तिकेय उत्सव है ये तमिलनाडु का एक पारंपरिक त्योहार है और केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी जहां जहां तमिल लोग रहते हैं आसपास के प्रदेशों में, वहां पर भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ये कार्तिकेय दीपम उत्सव है, ये जैसे उत्तर भारत में दीपावली मनाई जाती है प्रकाश के त्योहार के रूप में, उसी प्रकार ये तमिलनाडु में ये जो कार्तिकेय दीपम उत्सव है ये मनाया जाता है। ये जो उत्सव है ये मूलतः भगवान शिव को जो है समर्पित है। ये उनके जो है उसमें जो आराधना के लिए उसको इस प्रकार का अवसर मनाया जाता है। इसका जो ऐतिहासिक उदाहरण है, ये कई जो तमिल साहित्य हैं पुराने, सदियों पुराने, उनमें अहिनानुरू इसमें जो है ये जो है इसका उल्लेख जो है इस त्योहार का उल्लेख मिलता है। और ये जो अहिनानुरू है ये एक तमिल साहित्य है जो कविताओं का संग्रह है। अगला मुद्दा जो है वो है नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये भी एक नागालैंड का बहुत जो है प्रसिद्ध फेस्टिवल है। ये 1 से 10 दिसंबर 2024 के मध्य पूर्वोत्तर राज्य के नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव का उद्देश्य था नागालैंड की समृद्ध संस्कृति को पुनर्जीवित करना, उसकी रक्षा करना और पूरी दुनिया के सामने नागालैंड की जो परंपराएं हैं उनको प्रदर्शित करना। इसका जो समय है वो प्रत्येक वर्ष दिसंबर के पहले सप्ताह में आयोजित किया जाता है। यह नागालैंड का राज्य दिवस के अवसर पर 1 दिसंबर को शुरू होता है, अर्थात एक देखिए जीएस का पॉइंट है कि 1 दिसंबर को नागालैंड के राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये 10 दिनों तक चल के 10 दिसंबर को बंद हो जाता है। ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये कोहिमा से लगभग 12 किलोमीटर दूर किसामा के नागा हेरिटेज विलेज में जो है आयोजित किया जाता है। तो ये अगर प्रश्न आता है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो नागालैंड में मनाया जाता है। और ये जो है एक महत्वपूर्ण जो है जानकारी इसमें जो है ऐड हुई। अगला पॉइंट है पहला भारत समुद्री विरासत सम्मेलन। 11 से 12 दिसंबर 2024 को बंदरगाह जहाजरानी जलमार्ग मंत्रालय द्वारा ऐतिहासिक कार्यक्रम भारत का समुद्री विरासत सम्मेलन आयोजित किया। इसमें जो है 11 देशों के प्रतिनिधियों ने इस पर भाग लिया और इस आयोजन के अंतर्राष्ट्रीय जो महत्व पर प्रकाश डाला। इस महोत्सव की जो थीम थी वो थी वैश्विक समुद्री इतिहास में भारत की स्थिति को समझना। ये जो है समुद्री विरासत इसकी प्राचीन परंपराओं, समृद्ध इतिहास की गहराई में जो है निहित है। ऋग्वेद में भी समुद्री गतिविधियों के संदर्भ मिलते हैं, अर्थात हमारा जो समुद्री जो अनुभव है वो बहुत पुराना है, ऋग्वेद काल का है। और भारतीय साहित्य, कला, मूर्तिकला, चित्रकला, पुरातत्व के जो है साक्ष्य के रूप में एक जीवंत समुद्री परंपरा के अस्तित्व को रेखांकित करता है जिसने देश की पहचान को आकार दिया है। तो ये भारत में जो समुद्री यात्राएं, जहाज निर्माण, नौका निर्माण, नौका अभियान, ये सब के बारे में पूरे जो है पूरी हिस्ट्री को जो है ये जो सम्मेलन है वो प्रदर्शित करता है। इसके अलावा जलीकट्टू, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है जलीकट्टू के ऊपर। ये खेल होता है, इसके बारे में अभी बताता हूं। 4 जनवरी 2025 को वर्ष 2025 के लिए तमिलनाडु का पहला जलीकट्टू कार्यक्रम जो है शुरू किया गया। 2000 साल से भी ज्यादा समय से ये जलीकट्टू का खेल जो है ये खेला जा रहा है। इसका उद्देश्य होता है कि मुख्य रूप से एक वर्ग का चयन करने के लिए आयोजित किया जाता है। यह भारत का जो एक ये जो तमिलनाडु का जातीय समूह है अयार जाति, इसके जो है से जुड़ा हुआ है। जली का नाम का अर्थ होता है सिक्के और कट्टू का मतलब होता है बंधे हुए, और इन दोनों को मिलाकर के कहा गया है जली कट्टू। ये जो है मट्टू पोंगल दिवस,
कि जो पोंगल का तीसरा दिन होता है उस दिन ये खेल खेला जाता है। इसमें एक बैल छोड़ा जाता है और बैल की सींग पर कुछ सिक्के बंधे होते हैं और जो भी लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं वो पहले बैल को अपने वश में करके उन सिक्कों को खोलते हैं। इस खेल में पुलिकुलम या कंगायम नस्ल के जो है बैलों का उपयोग किया जाता है, जो कि प्रजनन बाजार में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जलीकट्टू को दर्शाती एक मोहर जो है सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पे भी मिली है और जिसे राष्ट्रीय संग्रहालय में संरक्षित किया गया है। इसके अलावा मदुरई के पास 1500 साल पुरानी गुफा पेंटिंग में भी इस खेल को दर्शाया गया है। आप समझ सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात लगभग 3000 ईसा पूर्व के आसपास और ये जो मदुरई में 1500 साल पुरानी जो है गुफा पेंटिंग जो केव पेंटिंग मिली है उसमें भी इस खेल को दर्शाया गया है। इसका मतलब ये बहुत ही पुराना पारंपरिक और महत्वपूर्ण खेल है इस इलाके में। अगला देखते हैं गुजरात की घरचोला साड़ियां। गुजरात की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत घरचोला को भौगोलिक संकेतक जीआई का जो है टैग मिला है। अगर प्रश्न आता है कभी ये जो घरचोला जो साड़ियां हैं वो किस राज्य को इसका जीआई टैग दिया गया है, तो ये गुजरात को दिया गया है। ये इसको घाट चोला घरचोलू के नाम से भी जानते हैं। ये गुजरात का बेहतरीन बांधानी काम होता है और पारंपरिक रूप से गुजराती शादियों में जो है इस कपड़े को पहनने में प्रयोग किया जाता है। जो घरचोला है उसका नाम है घर के लिए पोशाक। जो नवविवाहित दुल्हन अपने नए घर में जब प्रवेश करती है, अपने ससुराल में आती है, तो इसी को पहनती है। इसका निर्माण रेशम और जरी के धागों से करके सूती या रेशमी कपड़े पर बड़े बड़े चेक में इसकी जो है बुनाई की जाती है। उसके बाद जो बांधानी बंधेज या टाई एंड डाई उसको अंग्रेजी में कहते हैं, उस तकनीक का प्रयोग करके जो है मोर कमल मानव आकृतियां फूल पत्ती ये सब जो है जो नक्काशी और चित्रकारी है वो उस पर की जाती है। ये 12 चौकोर वाली जो घरचोला साड़ी को बार बाग और 52 चौकोर वाली साड़ी को 52 बाग के नाम से भी जानते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि प्रश्न आएगा घरचोला साड़ियां को जीआई टैग हाल ही में दिया गया है, वो किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से संबंधित है। अगला महत्वपूर्ण जो है वो है अब थसहायेश्वर मंदिर। अब थसहायेश्वर मंदिर जो है ये कहाँ पे है? तो ये 1300 साल पुराना अब थसहायेश्वर मंदिर को यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए एशिया प्रशांत पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर जिले में थुक्काची में स्थित है। इसका निर्माण राजा विक्रम चोल और कुलोतुंग चोल के शासनकाल के दौरान किया गया था। चोल वंश की वास्तुकला की उत्कृष्टता को जो है यह प्रदर्शित करता है। मंदिर के आसपास के गांव को विक्रम चोझीश्वरम और कुलोतुंग चोल नल्लूर के नाम से भी जाना जाता है, जो इन शासकों के नाम के ऊपर रखा गया है। कुलोतुंग चोल ने मंदिर में आदि सर्वेश्वर की मूर्ति भी स्थापित की थी। मंदिर में सौंदर्य नायकी अंबल अष्टभुजा दुर्गा परमेश्वरी सहित कई देवी देवता विराजमान हैं और 5 प्रकारम या बाड़े भी इस मंदिर में मौजूद हैं। तो मित्रों, ये जो विरासत और सांस्कृतिक जो वाला जो हिस्सा था वो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। अगर हमारा ये जो कंटेंट है ये परीक्षा उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।